जैसे कि कट जाना व छिलना या खरोच लगना। कभी कभी ब्लेड के साथ पेंसिल बनाते समय या सब्जी काटते समय चाकू द्वारा हाथ या उंगली कट जाती है, उस समय वहाँ से थोड़ा सा अधिक रक्त निकलने लगता है। ऐसे भी होता है कि खोलते समय ऊपरी जो त्वचा है छिल जाती है और रक्त रिसने लगता है। तो इसका उपचार कैसे लिखोगे? रक्त को रोकने के लिए उस स्थान पर दबाव डालना चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाए। कटे हुए स्थान को किसी भी कीटाणुनाशक औषधि द्वारा साफ करना चाहिए, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट अथवा स्प्रिट से साफ करना चाहिए। इससे घाव रोगाणुमुक्त हो जाता है। घाव को ढकने के साफ पट्टी और रुई का प्रयोग करना चाहिए। घाव पर लाल दवाई यानी कि मर्क्यूरोक्रोम या टिंचर बेंजोइन लगाना चाहिए। छोटे घाव को ढकने के लिए बाजार से उपलब्ध तैयार दवाई युक्त प्लास्टर बैंडेड का भी प्रयोग करना चाहिए। घाव पर अगर खुरन जमा हो तो उसे हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रक्त को रोकने का प्राकृतिक साधन है। अब अगर कोई जल जाए तो उसका कैसे उपचार किया जाएगा? सूखी गर्मी से जलना, जैसे कि आग, गर्म धातु, तेजाब, क्षार, तेज़ घूमने वाले पहिए या तार की रगड़ से जलना। इसके क्या लक्षण होता है? बहुत अधिक पीड़ा होती है, सदमा हो जाता है। तो उपचार के में लिखोगे, सदमे को दूर करने के लिए घायल को शांत रखें। जलन को कम करने के लिए जले हुए स्थान पर तुरंत ठंडा पानी डालें। जले हुए स्थान पर कोई भी ठंडक हो जाने वाला पदार्थ लगाएं। जले हुए स्थान पर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं। नोट: यदि कपड़ों में आग लग जाए तो घायल व्यक्ति के शरीर को किसी मोटे कपड़े में लपेटें। उसे भूमि पर करवटें लेने को कहें, उससे आग बुझ जाएगी। घायल को कभी दौड़ने नहीं देना चाहिए। आग बुझाने के लिए उस पर पानी नहीं डालना चाहिए अगर कपड़ों के अंदर आग लग जाए तो। अगर कोई झुलस जाए तो, जैसे कि तरल पदार्थों से जलना, गर्म पानी से, दूध से, गर्म घी से, गर्म तेल या भाप आदि से। तो इसके लक्षण क्या होंगे? अधिक पीड़ा व जलन होगी, सदमा होगा, त्वचा झुलस जाएगी, छाले पड़ जाएंगे, घाव बन जाएगा। उपचार क्या करोगे झुलसने का? घायल को अधिक से अधिक आराम पहुंचाने के लिए जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालें। यदि छाले पड़ जाएं तो उन्हें फोड़ना नहीं चाहिए, ना ही कपड़े से हटाना चाहिए यदि वे जले स्थान पर चिपक गया हो तो। सदमे से बचाने के लिए घायल को सांत्वना देते रहना चाहिए, दिलासा। तार से अलग करने के उपरांत यदि सांस रुक गई हो तो कृत्रिम विधि द्वारा सांस दिलानी चाहिए। बिजली का धक्का लगने से हृदय पर गहरा सदमा पहुंचता है। इसके कुप्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति को गर्म दूध या चाय पिलानी चाहिए। नेक्स्ट है मोच। कभी कभी जल्दी चलने से या भागने से या फिसल कर गिर जाने से शरीर के किसी जोड़ पर अचानक झटका आ जाता है या मुड़ जाता है, तो उस समय जोड़ के आसपास से बंधन या तो टूट जाता है या खिंच जाता है। इसे मोच आना कहते हैं। मोच अधिकतर हाथ व पैर में ही आती है। मोच के लक्षण क्या है? जोड़ वाले स्थान में दर्द, जोड़ को हिलाने में कष्ट होता है, सूजन या नीलापन आ जाता है। उपचार: मोच वाले अंग को अधिक से अधिक आरामदेह स्थिति में रखें, वहाँ पर क्रेप पट्टी बांधें। यदि आराम ना मिले तो पट्टी को ठंडे पानी में भिगोकर बांध दें और उसे गीला रखें। कुछ समय बाद गर्म सेक करें। कीड़ों के डंक: कभी कभी बिच्छू, मधुमक्खी, बर्रा आदि मनुष्य के शरीर पर डंक मार देते हैं, तो उस समय भयंकर जलन और दर्द होता है। वे स्थान सूज जाता है, गंभीर पीड़ा होती है और बहुत अधिक बेचैनी होती है। तो इसका उपचार क्या करेंगे? सुई की नोक को गर्म करके उससे डंक निकालें। यदि डंक अंदर हो तो अंगूठे व उंगली द्वारा उस स्थान को चारों ओर दबाव डालें, जिससे डंक ऊपर आ जाए और विष भी बाहर निकल जाए। उस स्थान को डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट से धोकर खाने वाले सोडे का घोल लगा दें। यदि आसपास का स्थान सूज गया हो तो सूखी गर्म सेक करके पट्टी बांध दें। अब है जानवरों का काटना। कभी कुत्ता, बंदर व सांप काट लेते हैं तो उनका उपचार भी उसी समय कर लेना चाहिए, नहीं तो स्थिति चिंताजनक हो जाती है। प्रत्येक के लक्षण व उपचार भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि पागल कुत्ते का काटना। पागल कुत्ते के जो चिन्ह होते हैं, कुत्ते की पिछली टांगें कमज़ोर होती हैं, वे भाग नहीं सकता, ये पागल कुत्ते का चिन्ह है। पानी को देखकर पागल कुत्ता डरता है, उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकलता है और पागल कुत्ता काटने के पश्चात 10 दिन के भीतर मर जाता है।
ठीक कि जो कुत्ता पागल होता है अगर वो किसी को काट लेता है तो काटने के पश्चात वो कुत्ता मर जाता है 10 दिन के भीतर। तो इसका उपचार है, रोगी को सदमे से दूर रखें, घाव को साबुन व पानी से साफ करें, कटे हुए स्थान को कार्बोलिक अम्ल से दाग दें, पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से घाव को साफ करें या उसके 2-3 दाने घाव में डाल दें। लोहे को गर्म करके भी वहाँ लगाते हैं। टिंचर आयोडीन के कटे हुए स्थान पर लगा दें। रोगी के उत्साह को बढ़ाने के लिए गर्म चाय या कॉफ़ी पीने को दें। उसी समय डॉक्टर के पास ले जाएं। कुत्ते के काटने पर पॉस्चर के टीके लगाए जाते हैं। यदि उसी समय उपचार न किया जाए तो मनुष्य के अंदर भी पागल कुत्ते के लक्षण आ जाते हैं। बंदर का काटना, कभी कभी बंदर भी काट लेता है। उसके काटने का उपचार भी कुत्ते के काटने की भांति करना चाहिए। सांप का काटना, लक्षण है इसके, भय से सदमा होता है, अधिक पीड़ा व बेचैनी, सांस लेने में कठिनाई। सबसे पहले डॉक्टर को बुलाना चाहिए। घाव के ऊपर व नीचे कसकर पट्टी बांध देनी चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से घाव को धोना चाहिए। किसी तेज़ वस्तु को कीटाणु रहित करके घाव पर क्रॉस का चिन्ह लगा दें, फिर उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के दाने भर दें। रोगी को गर्म रखें व पूरा आराम दें, उसे सोने ना दें। यदि वे निगल सके तो गर्म कॉफ़ी या चाय पीने को दें रोगी को। मूर्छा या बेहोशी, अचानक खुशी या दुख का समाचार सुनकर, अधिक दर्द, अधिक गर्मी या सर्दी के कारण, भयानक दृश्य, अधिक भीड़ में बैठे रहने से मूर्छा आ जाती है। मस्तिष्क में रक्त ठीक मात्रा में न पहुंचने से भी बेहोशी आ जाती है। इसके लक्षण हैं, दांत चिपक जाते हैं, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, नाड़ी की गति मंद हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है और माथे पर पसीना आ जाता है। तो इसका उपचार है, उपचार को ध्यान से सुनेंगे। बेहोश व्यक्ति को पूर्ण आराम दें व सदमे से दूर करें। बेहोश व्यक्ति को खुले स्थान पर ले जाएं, सीधा लिटा दें। कमरे की खिड़कियां व दरवाजे भी खोल दें जिससे शुद्ध वायु मिल सके। आसपास की भीड़ को हटा दें। श्वास लेने में रुकावट हो तो कृत्रिम सांस दें। यदि सिर पर चोट नहीं लगी हो तो सूंघने वाला नमक सूंघाएं। गर्म कपड़े या कंबल द्वारा गर्म रखें। यदि चेहरे का रंग लाल है तो इसका अर्थ है कि सिर की ओर रक्तस्राव अधिक है, इसलिए गर्दन को ऊंचा कर दें। यदि चेहरे का रंग पीला हो तो इसका अर्थ है कि टांगों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन, रक्तस्राव अधिक हो रहा है, इसलिए टांगों को थोड़ा ऊंचा कर दें। यदि चोट लगने से कहीं से रक्त बह रहा हो तो उसको पहले रोकें। जब तक होश न आए तब तक खाने पीने के लिए कुछ न दें। होश आने पर गर्म कॉफ़ी, दूध या चाय पीने को दें। नाक से रक्तस्राव यानी कि रक्त का बहना, प्रायः गर्मियों में अधिक गर्मी होने के कारण नाक से रक्त बहता है। इसे नकसीर फूटना भी कहते हैं। कभी कभी नाक पर चोट लगने के कारण मुंह के बल गिरने से भी नाक से रक्त बहता है। जब भी नकसीर फूटे उसी समय उसका निम्नलिखित प्रकार से उपचार करना चाहिए। घायल को खुले स्थान पर या खिड़की के सामने ले जाकर कुर्सी पर बैठा दें जिससे शुद्ध वायु मिल सके। उसके सिर को पीछे व हाथों को ऊंचा करें। यदि रोगी बैठ नहीं सकता तो उसे सीधा लिटाकर कंधों के नीचे 2 तकिए रख दें। गर्दन तथा छाती के आसपास के तंत्र वस्त्रों को ढीला कर दें। नाक द्वारा सांस न लेकर मुंह द्वारा सांस लेने को कहें। नाक तथा सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखें या सिर पर पानी डालें ताकि रक्त का बहना कम हो जाए। एक टब में गुनगुना पानी लेकर घायल के पैरों को उसमें रखें तथा उसे तौलिए के साथ ढक दें। गर्म पानी द्वारा रक्त का बहाव पैरों की ओर अधिक रहेगा। हड्डी टूटना, जब हड्डी के एक या एक से अधिक टुकड़े हो जाएं या उसमें दरार आ जाए तो उसे हड्डी की टूट कहते हैं। लक्षण है, हड्डी टूटने के स्थान पर या उसके निकट तीव्र दर्द होता है, वे स्थान सूज जाता है, वे अंग शक्तिहीन हो जाता है यानी कि उसमें कोई शक्ति नहीं रहती, उसका आकार अप्राकृतिक हो जाता है और वे अंग लटक जाता है। उपचार, घायल भाग को तुरंत सहारा देना चाहिए। यदि रक्त बह रहा हो तो उसे रोकना चाहिए। जिस अंग की हड्डी टूटी हो उसे स्थिर कर देना चाहिए। इसके लिए पट्टियों तथा कमठियों का प्रयोग करते हैं। यदि कमठियाँ ना मिले तो उसके स्थान पर गत्ता, फुट्टा, लकड़ी या का टुकड़ा, छड़ी अथवा मोटे कपड़े को तह लगाकर प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से किसी का भी प्रयोग करने से पहले उन पर रुई लपेट देनी चाहिए जिससे उनकी कठोरता के कारण घायल अंग को कष्ट ना हो। फिर उस अंग को झोली द्वारा ठीक प्रकार से सहारा देना चाहिए। कमठियाँ,
हड्डी के टूटने पर उसे स्थिर रखने के लिए कमठियों या खपच्चियों का प्रयोग करते हैं। ये लकड़ी की बनी होती हैं। कमठियों का प्रयोग, कमठियाँ इतनी लंबी होनी चाहिए कि वे टूटी हड्डी का ऊपरी व निचला हिस्सा जोड़ स्थिर रख सके। इसका प्रयोग करने से पहले दोनों तरफ रुई की गद्दियाँ भली प्रकार लगा लेनी चाहिए। जिस स्थान पर कमठियाँ लगानी हो वहाँ रखकर तिकोनी पट्टी की संकरी पट्टी बनाकर बांध दें। फिर उस अंग को सहारा देने के लिए झोली बांध दें। पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं? पट्टियाँ 2 प्रकार की होती हैं, तिकोनी पट्टी और गोल पट्टी। तिकोनी पट्टी, प्राथमिक सहायता में अधिकतर तिकोनी पट्टी का प्रयोग होता है। इसके लाभ निम्नलिखित हैं। मोच आए हुए या चोट लगे हुए हिस्से को सहारा देती है, रक्त के प्रवाह को रोकती है तथा सूजन को कम करती है। हड्डी के टूटने पर उस अंग को स्थिर रखती है, सहारा देती है। गोल पट्टी गौस के कपड़े से बनती है। इसका प्रयोग घाव को ढकने के लिए किया जाता है। प्रयोग घाव पर लगी दवाई या रुई को स्थिर रखने के लिए, दर्द व सूजन को कम करने के लिए, अंगों को सहारा देने के लिए, रक्त के बहाव को कम करने के लिए। तिकोनी पट्टी बनाने की विधि। तिकोनी पट्टी बाज़ार में भी मिलती है, लेकिन इसको घर में भी बना सकते हैं। इसके लिए 1 मीटर लंबा व 1 मीटर चौड़ा कपड़ा लेकर बीच में से तिरछा काट लें, ब्रेड पकौड़ा की तरह, जिससे 2 पट्टियाँ तैयार हो जाती हैं। तिकोनी पट्टी को चौड़ी पट्टी, कम चौड़ी व संकरी पट्टी 3 तरह से बना सकते हैं। चौड़ी पट्टी, इसमें शीर्ष को, यानी कि जो नोक होती है ऊपर की ये वाली नोक, शीर्ष को आधार के मध्य लाकर मोड़ देते हैं। कम चौड़ी पट्टी, इसमें शीर्ष को आधार के ऊपर लाकर 2 बार मोड़ते हैं। और संकरी पट्टी, इसमें कम चौड़ी पट्टी को 1 बार दोबारा मोड़ देते हैं, यानी कि बिल्कुल पतली सी पट्टी। अब तिकोनी पट्टी का प्रयोग। इसकी तिकोनी पट्टी को बांधने के लिए विशेष प्रकार की गांठ का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले है क्लोव हिच गांठ। क्लोव हिच गांठ बनाने के लिए संकरी पट्टी ले, एक फंदा बनाएं। एक और फंदा बनाकर पहले फंदे के पीछे से घुमाएं। आप इसको ऑनलाइन सीख सकते हैं कि कैसे बनाना है, पढ़कर तो ज़्यादा बेटर नहीं समझ में आएगा। रीफ गांठ बांधने के लिए पट्टी के दोनों सिरों को हाथ में पकड़ लें। दाएं हाथ से सिरे को बाएं हाथ के सिरे के नीचे से निकालकर ऊपर लाकर चक्कर दे दें। फिर बाएं हाथ के सिरे को दाएं हाथ के सिरे के नीचे से निकालकर ऊपर लाकर चक्कर दें। फिर दोनों सिरों को खींच दें, जैसे गांठ लगाते हैं। इस तरह से गांठ बन जाएगी। आप इन दोनों गांठों को ऑनलाइन बनाना सीख सकते हैं। झोलियाँ, चोट लगने या हड्डी को टूटने पर यदि वे हिस्सा लटकता हुआ रखा जाए तो अधिक कष्ट होता है, इसलिए उसे सहारा देने के लिए तिकोनी पट्टी को झोली बनाकर गले में लटका देते हैं। झोलियाँ कई प्रकार की होती हैं। बाहा की बड़ी झोली, बाहा की छोटी झोली और कॉलर कफ झोली। बाहा की बड़ी झोली इसका प्रयोग आगे की बाह तथा हाथ को सहारा देने के लिए किया जाता है। इसमें तिकोनी पट्टी को खोलकर घायल की छाती पर फैला दें। फिर दोनों अंतिम कोनों को घायल बाह की हंसली की हड्डी पर रीफ गांठ से बांध दें, ऊपर गर्दन के पास। कोहनी वाले कोने आगे की ओर खींचकर थोड़ा मोड़ दें, फिर पिन लगा दें। पट्टी बांधने के बाद ये देखना चाहिए कि पट्टी का आधार छोटी उंगली के नाखून की जड़ तक पहुँचे, जिससे सभी उंगलियों के नाखून दिखाई देते रहें। बाह की छोटी झोली, ये कलाई को सहारा देने के लिए और कोहनी को खुला रखती है। पट्टी के एक सिरे को स्वस्थ कंधे पर रखते हैं और उसको गर्दन के पीछे से इस प्रकार घुमाएं कि वे घायल कलाई वाले कंधे के ऊपर आ जाए। कलाई को पट्टी पर इस प्रकार रखें कि इसके सामने का सिरा अंगुल को ढक ले। फिर सिरे के ऊपर ले जाकर पहले सिरे में बांध दें। कॉलर कफ झोली, इसका प्रयोग कलाई को सहारा देने के लिए किया जाता है। इसको बांधने के लिए घायल की कोहनी को इस प्रकार मोड़ें कि वे 45 डिग्री का कोण बनाएं। कलाई को क्लोव हिच गांठ से स्थिर करते हुए घायल भाग की हंसली यानी कि कंधे की हड्डी पर दोनों अंतिम सिरों को रीफ गांठ से बांध दिया जाता है। प्रथम सहायक का डिब्बा। प्रत्येक प्राथमिक सहायता के पास घर में तथा स्कूल में एक साधारण छोटा प्रथम सहायता का डिब्बा होना चाहिए, जिसमें प्राथमिक चिकित्सक संबंधी निम्नलिखित सामान अवश्य होने चाहिए, जैसे कि टिंचर आयोडीन, टिंचर बेंजोइन, मर्क्यूरोक्रोम, स्प्रिट, पोटेशियम परमैंगनेट या डेटॉल, सोडा बाइकार्बोनेट, सूंघने का नमक, एस्प्रिन, कीटाणुनाशक क्रीम,
दवाई युक्त प्लास्टर, तिकोनी व गोल पट्टी, रुई, कैंची, चाकू, सेफ्टी पिन, कमठियाँ और थर्मामीटर। अब है प्राथमिक चिकित्सा से क्या अभिप्राय है। तो दैनिक जीवन में कई प्रकार की दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, घर में, स्कूल में या घर से बाहर कहीं भी। इस प्रकार अचानक घटने वाली घटनाओं की जो चिकित्सा डॉक्टर के पास या अस्पताल ले जाने से पहले पूर्व की जाती है उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। प्रथम सहायक के क्या क्या गुण होने चाहिए अभी बताए थे। प्रथम सहायक के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। उसे साहसी होना चाहिए जिससे संकट का सामना धैर्यपूर्वक कर सके। वे घायल के लक्षणों को शीघ्र पहचान कर उसका उपचार कर सके। उसे दयालु, मीठा बोलने वाला तथा धैर्यवान होना चाहिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति। घाव पर यदि खुरन बन गया हो तो उसे हटाना नहीं चाहिए। कपड़े में आग लग जाए तो शरीर को मोटे कपड़े में लपेट देते हैं। मोच आए हुए अंग पर सूजन और नीलापन लक्षण पाए जाते हैं। डंक को निकालने के लिए अंगूठे व उंगली द्वारा उस स्थान को दबा देते हैं। कुत्ते के काटने पर पॉस्चर के टीके लगते हैं। सांप के काटने पर रोगी को सोने नहीं देना चाहिए। यदि चेहरे का रंग लाल है तो टांगों को ऊंचा कर देते हैं। नाक में से रक्त बह रहा हो तो घायल के सिर को पीछे की ओर और हाथों को ऊंचा कर देते हैं। नक्सीर फूटने पर नाक द्वारा सांस न लेकर मुंह द्वारा सांस लेना चाहिए। हड्डी के टूटने पर उस हिस्से को उसी समय स्थिर कर देना चाहिए। हड्डी के टूटे हुए अंग को स्थिर करने के लिए कमठियों और खपच्चियों का प्रयोग करते हैं। तिकोनी पट्टी का प्रयोग अधिकतर प्राथमिक सहायता में क्यों किया जाता है। प्राथमिक सहायता में तिकोनी पट्टी का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। मोच आए हुए या चोट लगे हुए हिस्से को सहारा देने के लिए, रक्त के प्रवाह को रोकने तथा सूजन को कम करने के लिए, हड्डी के टूटने पर उस अंग को स्थिर करने के लिए। तिकोनी पट्टी का चित्र बनाकर उसके विभिन्न हिस्सों के नाम लिखने हैं। तो ये आप ऑनलाइन देख लेना, बुक के अंदर है। मोच लगा हुआ हिस्सा, चोट लगा हुआ हिस्सा, सूजन का हिस्सा और हड्डी टूटने का हिस्सा। चौड़ी पट्टी तथा संकरी पट्टी बनाकर दिखानी है। चौड़ी पट्टी तिकोनी पट्टी को उसके कोनों के भाग के आधार से मिला दें, इस प्रकार चौड़ी पट्टी बन जाती है। कम चौड़ी पट्टी तिकोनी पट्टी को कम चौड़ी पट्टी की तरह मोड़कर उसका कोना थोड़ा अधिक मोड़ दें, ये कम चौड़ी पट्टी बन जाएगी। संकरी पट्टी चौड़ी पट्टी को थोड़ा और ज़्यादा मोड़ दे तो ये संकरी यानी कि बिल्कुल कम चौड़ी पट्टी बन जाएगी। बाह की झोली कालर कप झोली का प्रयोग कब और किस प्रकार करते हैं। झोलियाँ चोट लगने पर या हड्डी टूटने पर यदि वे हिस्सा लटकता है तो और अधिक कष्ट होता है, इसलिए उसे सहारा देने के लिए तिकोनी पट्टी को झोली बनाकर गले में लटका देते हैं। ये कई प्रकार की होती हैं। बाह की बड़ी झोली, बाह की छोटी झोली, कालर कप झोली। बाह की झोली इसका प्रयोग आगे की बाह, हाथ तथा कोहनी को सहारा देने के लिए किया जाता है। कालर कप झोली इसका प्रयोग कलाई को सहारा देने के लिए किया जाता है। रीफ गार्ड का प्रयोग कब और क्यों करते हैं। तो रीफ गार्ड का प्रयोग तिकोनी पट्टी को बांधने के लिए किया जाता है। ये आसानी से खुल जाती है, ये शरीर पर चुभती नहीं है। रीफ गार्ड बांधने के लिए पट्टी के दोनों सिरों को लेकर दाएं सिरे को बाएं सिरे के नीचे से निकालकर ऊपर लाएं, फिर बाएं हाथ के सिरे को दाएं हाथ के सिरे के नीचे से निकालकर ऊपर लाएं, फिर बाएं हाथ के सिरे को दाएं हाथ के सिरे के नीचे से निकालकर ऊपर लाएं, फिर दोनों सिरों को खींच दें, गांठ बन जाएगी। ऑनलाइन बनाना सीखोगे तो इजीली समझ में आएगा। प्रथम सहायता के डब्बे में क्या क्या होना चाहिए। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले भी पढ़कर बताया था मैंने। ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर है। जो चिकित्सा डॉक्टर के पास या अस्पताल ले जाने से पहले की जाती है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं। प्राथमिक सहायता कहते हैं। प्राथमिक सहायता देने वाले को क्या कहते हैं। प्रथम सहायक कहते हैं। प्रथम सहायता देने वाला चाहे बच्चा, बूढ़ा या युवा हो, उसमें निम्न गुण होना चाहिए। क्या गुण होना चाहिए। साहसी, धैर्यवान तथा लक्षणों को शीघ्र पहचान करने वाला होना चाहिए। रक्त को रोकने के लिए उस स्थान पर डैश डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए। दबाव डालना चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाए। कटे हुए स्थान को डैश से साफ करना चाहिए। कीटाणुनाशक से साफ करना चाहिए। घाव पर डैश लगाना चाहिए। मर्क्यूरोक्रोम यानी कि लाल दवाई। जलने पर जलन को कम करने के लिए उस स्थान पर ठंडा पानी डालें। यदि कपड़ों में आग लग जाए तो शरीर को किसी मोटे कपड़े से तुरंत लपेटें तथा डैश ना डालें, पानी ना डालें कपड़ों में आग लगने पर। कपड़ों हमेशा मोटे कपड़े से लपेटना चाहिए।
बिजली का झटका लगने पर कुप्रभाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए? गर्म दूध या चाय पिलानी चाहिए। मोच वाले स्थान पर डैश पट्टी बांधनी चाहिए। करेब पट्टी बांधनी चाहिए। बिच्छू, मधुमक्खी, बर्रे आदि के काटने को डंक को कैसे निकालना चाहिए? सुई की नोक को गर्म करके। बिच्छू, मधुमक्खी या बर्रे का डंक निकालने के बाद सूजन आ जाए तो डैश करते हैं, सूखी गर्म सेक करते हैं। पागल कुत्ते की पिछली टांगें कमज़ोर होती हैं तथा मुंह से झाग निकलता है तथा कुत्ता काटने के 10 दिन के पश्चात मर जाता है। इसका उपचार क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट के घोल के घाव से तुरंत साफ करना चाहिए तथा टीके लगवाने चाहिए। का और खा। कुत्ता काटने पर कौन सा टीका लगता है? पॉस्चर का। बेहोशी में यदि चेहरे का रंग लाल है तो इसका अर्थ है कि सर की ओर रक्तस्राव अधिक है। बेहोशी की अवस्था में सिर की ओर रक्तस्राव अधिक होने पर चेहरे का रंग लाल हो जाता है तो ऐसी अवस्था में डैश करना चाहिए। गर्दन को ऊंचा करें। बेहोशी की अवस्था में यदि चेहरे का रंग पीला है तो इसका अर्थ है रक्तस्राव डैश की ओर अधिक है, यानी कि टांगों की ओर अधिक है। बेहोशी की अवस्था में यदि रक्तस्राव टांगों की ओर तथा रोगी का चेहरा पीला है तो क्या करना चाहिए? सर को ऊंचा करना चाहिए। होश आने पर रोगी का कुप्रभाव कम करने के लिए डैश दें। गर्म चाय, कॉफ़ी या दूध दें। पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तिकोनी तथा गोल, मोटी तथा पतली, मोटी तथा तिकोनी, पतली तथा तिकोनी। तो पट्टियाँ 2 प्रकार की होती हैं, तिकोनी तथा गोल। तिकोनी पट्टी को बांधने के लिए विशेष प्रकार की गांठ का प्रयोग किया जाता है जिसे डैश कहते हैं। क्लोव हिच गांठ। टूटी बाह को सहारा देने के लिए कौन सी पट्टी बांधी जाती है? बाह की छोटी जोली बांधी जाती है। टूटी बाह तथा हाथ को सहारा देने के लिए कौन सी पट्टी बांधी जाती है? तो बाह की बड़ी जोली बांधी जाती है। कलाई को सहारा देने के लिए कौन सी पट्टी बांधी जाती है? कॉलर कफ जोली बांधी जाती है। घाव पर यदि डैश बन गया है तो उसे हटाना नहीं चाहिए। खुरंड। कपड़े में आग लग जाए तो शरीर को डैश में लपेटते हैं। मोटे कपड़े में मोच आए हुए अंग पर डैश लक्षण पाए जाते हैं। सूजन और नीलापन। सांप के काटने पर रोग को डैश नहीं देना चाहिए, सोने नहीं देना चाहिए। हड्डी के टूटे हुए अंग को स्थिर रखने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं, कमटियों और खपच्चियों का। रीफ गार्ड का प्रयोग कहाँ करते हैं? तिकोनी पट्टी को बांधने के लिए करते हैं।